हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए बेटा, लास्ट हमने पिछले दिन गोलीय पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र कराया था बेटा। बट बेटा वहां पर कौन सा पृष्ठ था? उत्तल पृष्ठ। कौन सा था? उत्तल। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा अवतल पृष्ठ पर। ठीक है, आज कौन से पृष्ठ पर डिस्कस किया जाएगा? अवतल पृष्ठ पर। तो सभी लोग नोट में देखेंगे। सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे गोलीय पृष्ठ, ब्रैकेट में अवतल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन। प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन। तो सबसे पहले तो प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना है। डायग्राम क्लियर? सब कुछ क्लियर? डायग्राम क्लियर नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं, तो डायग्राम को ध्यान से देखो। सबसे पहले बेटा हम बनाएंगे बेटा यहाँ पर एक अवतल पृष्ठ Mn। क्या बनाया हमने? अवतल पृष्ठ। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये अवतल पृष्ठ है, दर्पण नहीं है। दर्पण होता तो पॉलिश होती। ये अवतल दर्पण Mn है बेटा, जिसके बेटा आप सभी लोगों को पता होगा, ये आपका इसका क्या होता है? द्वारक। क्या होता है इसका? द्वारक। ये अवतल दर्पण Mn। अब यहां से बेटा ये जो लाइन होती है बेटा, ये आपकी कहलाती है मुख्य अक्ष रेखा। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष रेखा। सभी ने पढ़ रखी है। ये इसका पृष्ठ होता है P। चूंकि बेटा इसका गोला इस हाथ पे पूरा हो रहा है, तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा, वो इस तरफ होगा। ठीक, ये इसका और वक्रता केंद्र से होकर जो लाइन जाती है, वो लाइन आपकी कहलाती है बेटा, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को, जो लाइन वक्रता केंद्र से होकर जाती है बेटा, वो लाइन आपकी अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिलंब। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो यहां पे रखी हुई है ऊपर। क्या रखी हुई है? वस्तु ऊपर। इस वस्तु से किरण गई आपतन बिंदु पर। ये किरण गई कहां पर बेटा? आपतन बिंदु पर। ठीक, इस वस्तु O से ये किरण निकली बेटा, कहां की ओर निकल रही बेटा? ये किरण आपतन बिंदु की ओर। ठीक है, ये आपतित किरण हो। अब कायदा ये कहता है कि इस किरण को कहा जाना चाहिए सीधा सीधा। और मैंने आपसे कहा था ना कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सरल में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यूं जा रही है ये किरण बेटा, तो अभिलंब कहां है? ऊपर। तो अभिलंब के ऊपर की ओर झुक जाएगी, तो ये किरण जो है ये ऊपर की तरफ हो जाएगी ऐसे। और हमें ऐसा लगेगा कि ये किरण यहां से आ रही है, और इस पॉइंट को बोला जाएगा आपतन बिंदु I। दैट्स क्लियर? एक बार और देखेंगे सभी बच्चे बेटा इस डायग्राम को बहुत तमीज के साथ। थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि बहुत छोटा डायग्राम है ये। एक बार और देखेंगे। हेडिंग सभी को क्लियर हो गई होगी? एक बार फिर देखिए बेटा। देखिए, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? अवतल पृष्ठ। अवतल पृष्ठ का नाम क्या होगा? Mn। ये इसकी मुख्य अक्ष रेखा। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? द्वारक। ठीक, यहां पर आपका बेटा पृष्ठ हो गया। यहां पे आपका क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र C। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा? आपका अभिलंब। क्या कहलाएगी? अभिलंब। और ये जो पॉइंट होगा बेटा, ये आपका कहलाएगा आपतन बिंदु। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु है बेटा यहाँ पर O पर, O फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में वस्तु। इस वस्तु से किरण निकली आपतन बिंदु की ओर। किस ओर? आपतन बिंदु ओर। कायदा ये कहता है कैसे रहना चाहिए था? सीधा। पर हुआ क्या? ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब कहाँ है? ऊपर की ओर। तो इसलिए बेटा ये किरण कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर। हल्की सी टर्न हो गई। लेकिन हमें क्या लगेगा कि ये किरण कहां से आ रही है? I से। तो इस I पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब इमेज। दैट्स क्लियर? आज समझ में आ रही है बेटा? ये हमने अवतल पृष्ठ बनाया Mn। ये आपका द्वारक है, ये इसका ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष रेखा, ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली ये ब्लू लाइन क्या कहलाएगी? अभिलंब। अभिलंब जो होगा इस पृष्ठ को जहां पे कट करेगा ये आपतन बिंदु। ये कोई वस्तु रखी है O, इससे किरण निकली सीधे 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 सीधे। कायदा ये कहता है सीधा जाना चाहिए था, पर हुआ क्या? अभिलंब की ओर झुक गई। अभिलंब कहाँ है? ऊपर की तरफ, तो ऊपर की ओर झुक गई। और हमें ऐसा लगा कि किरण कहां से आ रही है बेटा? I से। कहां से आ रही है? I से। प्रतिबिंब I से। तो आइए बेटा, अच्छा
लास्ट पिछले दिन बेटा मैंने आपको जो लास्ट डेरिवेशन कराया था उत्तर पृष्ठ वाला, वहां मैंने आपको बताया था कि वक्रता केंद्र वस्तु के द्वारा जो बना एंगल होता है वो कहलाता है बेटा अल्फा, प्रतिबिंब के द्वारा बना कोण बीटा और वक्रता केंद्र के द्वारा बना कोण बेटा गामा। दूसरी बात, आप सभी लोग जानते हैं बेटा ये हमारी आपतित किरण है, जाने वाली किरण, और ब्लू वाली लाइन क्या अभिलंब। तो आपको क्लियर होना चाहिए बेटा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो कहलाता है आपतन कोण I। ऐसी सेम ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है और इसके बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा R। ठीक, कल लास्ट में मैंने बोला था, फिर मैं वही बात बोलूंगा कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा ये नीली वाली लाइन और बेटा ये जो अपवर्तित किरण जो है ब्लैक वाली, अगर इसको पीछे डॉट 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 में जो बढ़ाया गया है, ये डॉट 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 वाली जो आई पर आकर मिल रही है, यहाँ पर ये कोण R है, तो आप खुद देखिए ये वाला कोण भी क्या होगा बेटा R ही होगा। क्या होगा R। रीजन क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, बात समझ में आ रही है। तो ये कोण R है तो ये कोण भी क्या होगा R। दैट्स क्लियर हो रही होगी बात बेटा, ठीक है भैया। अच्छा, इस आपतन बिंदु को हम नाम दे देंगे बेटा क्या X। क्या नाम दे देंगे X। अब सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बहिष्कोण की थ्योरम ये कहती है कि किसी भी त्रिभुज की अगर कोई एक भुजा बनाई जाए तो उसके बाहरी कोण जो होता है वो बहिष्कोण कहलाता है और उसके द्वारा जो बना कोण जो होता है वो संगत कोण को छोड़कर शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। अब जैसे आप यहाँ पे गौर से देखेंगे त्रिभुज ONC में, OXC में त्रिभुज OXC कुछ इस तरीके से बन रहा है। मान लो ये पॉइंट O है, यहाँ पर आपका बेटा C है, C यहाँ जा रहा है बेटा ये X तक और O बेटा यहाँ जा रहा है बेटा ये आपका O है, ये आपका C है, ये C यहाँ पे जा रहा है बेटा X पर और O से भी एक लाइन जा रही है इस तरीके से, जा रही है या नहीं जा रही है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो C वाली लाइन है ये बाहर तक निकल रही है, कहां तक निकल रही है बाहर तक, और ये वाली जो लाइन है यहाँ पर बेटा ये जो लाइन है बेटा OXC में, OXC में O एंगल अल्फा है। इसके अलावा बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ये एंगल कितना है I है और ये बाहर वाला जो एंगल है इस वाली साइड को अगर बढ़ा दिया जाए तो ये बाहर वाला एंगल जो है वो है गामा। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर किसी भी त्रिभुज की कोई एक भुजा आगे बढ़ा दी जाए तो बनने वाला बहिष्कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज OXC में गामा जो है वो क्या है बहिष्कोण। तो यही बात लिखूंगा मैं, त्रिभुज OXC में कोण गामा बहिष्कोण है। क्या है बहिष्कोण है। इसलिए अब बहिष्कोण है तो क्या होगा बेटा कि एंगल गामा बराबर होगा बेटा अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई। यहां से अगर आई की वैल्यू निकालूंगा तो अल्फा तक पहुंच जाएगा, तो गामा माइनस अल्फा बराबर में क्या आएगा आई। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक इसी तरीके से दूसरा त्रिभुज देखेंगे बेटा, त्रिभुज कौन सा आई जो डॉट 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 जा रहा है, ये आपका सी और इसको यूं बढ़ाया गया है। ठीक, यहां पर इसको इधर तक बढ़ाया गया है। ये एंगल बेटा वही सेम गामा है और यहां पर बेटा आई के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है बीटा। आई के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है बीटा। अच्छा, यहां पर ये वाला जो एंगल होगा जो डॉट 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 बन रहा है आप देख सकते हो कितना है आर, कितना है आर। तो यहां पर भी इस त्रिभुज आई एक्स सी में जो बहिष्कोण है वो क्या है बेटा गामा। तो सेम लिखेंगे त्रिभुज आई एक्स सी में, त्रिभुज आई एक्स सी में एंगल गामा एक बहिष्कोण है, एक बहिष्कोण है। इसलिए गामा बराबर क्या होगा बेटा बीटा प्लस आर, गामा बराबर बीटा प्लस आर। यहां से अगर मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो बीटा इधर आ जाएगा, तो गामा माइनस बीटा बराबर आर। इक्वेशन सेकंड। अब जैसे लास्ट वाला डेरिवेशन किया था कल, सेम बेटा वैसे ही ये होगा। यहां से हमने आर आ गया, वहां से हमारा आई आ गया। अब हम यहाँ पे करेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से बेटा आप सभी लोग जानते हैं, स्नेल का नियम हमने पढ़ा था साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1 और 2। यहाँ पर 1 और 2 जो होता है बेटा वो क्या हो जाएगा आपका
1n2 हो जाएगा बेटा n2/n1। अब मैंने आपको बोला था, कल भी बताया था, मैं फिर बार बार बोल लूंगा, चूंकि एंगल आई व एंगल आर अति सूक्ष्म कोण है। अति सूक्ष्म कोण है, अति सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटे कोण होते हैं बेटा। भाई रियलिटी में तो लेंस होता है बहुत छोटा सा होता है, सोचो जब लेंस छोटा सा होता है तो ये एंगल कितने छोटे होंगे बेटा। तो यहाँ पे इसलिए एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, अति सूक्ष्म कोण है, और अति सूक्ष्म होने की वजह से ही बेटा यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसलिए साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर रखने पर, आइए रखिए, तो बेटा क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर स्नेल के नियम में साइन आई की जगह पे क्या आएगा बेटा, आई, और आर की जगह पे, साइन आर की जगह पे आर, n2/n1। अब आपको देखिए क्या एंगल आई और एंगल आर का मान हम जानते हैं बेटा, तो यह लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से आई व आर का मान रखने पर, तो आई और आर के जो मान है इन्हें आप पुट करेंगे यहां पर। आई का मान कितना है बेटा, गामा माइनस अल्फा, आर का मान कितना है, गामा माइनस बीटा, बराबर में क्या आएगा n2/n1। अब बेटा ये दोनों वैल्यू क्या कर लेंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगी बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप सभी जानते हैं बेटा, n1 का मल्टीप्लाई इसमें, n2 का मल्टीप्लाई इसमें, आइए करिए। तो n1 का जब होगा तो यहां हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, और n2 का होगा बेटा गामा माइनस बीटा। बॉक्सेस बंद, इक्वेशन नाम। तो बेटा इसमें अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यू है वो हम इस डायग्राम से निकालेंगे, जैसे लास्ट हमने निकाली थी। तो देखिए इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डायग्राम में इस x से एक लंब डालेंगे, लंब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपनी तरफ से, और ये जो परपेंडिकुलर जो होगा ये P के बहुत ज्यादा नजदीक होगा, इस पॉइंट P के, तो इसको लंब को हम बोल सकते हैं xp, और इस लंब की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी h। अब यहां से हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज OXP में, त्रिभुज OXP में आप गौर से देखिए ये अल्फा है, ये लंब है, ये आधार है। देखिए ध्रुव से लेंस के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या कहलाएगी, -u, क्या कहलाएगी, -u। ऐसे ही बेटा लेंस से प्रतिबिंब यानी आई तक की दूरी क्या कहलाएगी, -v, क्या कहलाएगी, -v। और वक्रता केंद्र C से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या -r। वहां पर जो r था वो प्लस था, यहां पर जो r है वो माइनस है बेटा। बात क्लियर है, यहां पे तीनों वैल्यू नेगेटिव है जबकि वहां पे r जो था वो पॉजिटिव था। तो सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज OXP में, फिर हम लेंगे त्रिभुज IXP में, फिर हम लेंगे CXP में, यानी तीन ट्रायंगल लेंगे, OXP समकोण त्रिभुज है, IXP समकोण त्रिभुज है, CXP। तो आइए बेटा सबसे पहले हम कर लेंगे बेटा त्रिभुज OXP में, आप खुद देखिए जो एंगल बनेगा tan अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू लाल बटे का से क्या होती है, लंब बटे आधार। बेटा tan अल्फा, लंब वहां पर क्या है h, आधार कितना होगा बेटा, आधार आप देख सकते हैं बेटा कितना है, -u, कितना है, -u। फिर वही बात क्या कि चूंकि अल्फा अति सूक्ष्म कोण है, चूंकि अल्फा अति सूक्ष्म कोण है, इसलिए tan अल्फा बराबर अल्फा रखने पर, जैसे हम tan की जगह अल्फा रखेंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा h/-u। ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई, जिसे आप बोलेंगे इक्वेशन 4। ठीक इसी तरीके से अब त्रिभुज लेंगे कौन सा, IXP में, त्रिभुज IXP में, त्रिभुज IXP में बेटा एंगल कितना बनेगा, tan बीटा, और tan बीटा की वैल्यू लंब बटे आधार। लंब यहां पर क्या है बेटा h, डायग्राम में आप देख सकते हैं IXP में जो लंब है वो h है और आधार जो है वो बेटा -v है, तो लंब बटे आधार में h/-v। फिर वही बात क्या कि चूंकि बीटा अति सूक्ष्म कोण है, चूंकि बीटा अति सूक्ष्म कोण है, इसलिए बीटा बराबर tan बीटा बराबर
बीटा रखने पर। तो tan बीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे, बीटा। क्या रख देंगे बेटा, बीटा। जगह नहीं है, इधर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो tan बीटा की जगह पे अब जब हम बीटा रख देंगे तो यहां हो जाएगा बीटा बराबर h अपॉन माइनस v। इक्वेशन हो जाएगी फिफ्थ। दैट्स क्लियर। फिर लेंगे बेटा त्रिभुज CXP में, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, त्रिभुज CXP में आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, CXP में गामा। तो लिखेंगे त्रिभुज CXP में tan गामा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब h होगा, आधार माइनस r होगा। बात क्लियर है। लिखेंगे चूंकि गामा अति सूक्ष्म कोण है, चूंकि गामा अति सूक्ष्म कोण है, इसलिए tan गामा बराबर गामा रखने पर, भाई जब अति सूक्ष्म कोण होगा जो एंगल होगा भाई उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे गामा बराबर हो जाएगा h अपॉन माइनस r। आप देख सकते हैं बेटा ये इक्वेशन 6 हमारे पास अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया। अब इन तीनों वैल्यूओं को उठा के हम कर देंगे समीकरण 3 में। तो ये लिखेंगे अल्फा, बीटा व गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। आइए बेटा रखेंगे समीकरण 3 में। तो मैं इधर वाला हिस्सा रफ कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, देखेंगे ध्यान से सभी लोग। देखिए सभी लोग ध्यान से बेटा। तो समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 देख रहे हैं आप, ये n1 गामा की वैल्यू कितनी आई, h अपॉन माइनस r, माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, h अपॉन माइनस u, n2 है, गामा की वैल्यू h अपॉन माइनस r, माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, h अपॉन माइनस u। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ऊपर से बेटा h आ जाएगा कॉमन, बचेगा क्या 1 अपॉन माइनस r, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन u। यहां से भी बेटा आप देखिए ऊपर से h कॉमन, बचेगा क्या 1 अपॉन माइनस r, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन v। h से h कैंसिल, कोई डाउट। n1 का मल्टीप्लाई बेटा अंदर करेंगे हम, n1 अपॉन माइनस r, n1 का इसमें करेंगे प्लस n1 अपॉन u। कोई दिक्कत। अब बराबर n2 का करेंगे बेटा n2 अपॉन माइनस r, n2 का इसमें करेंगे तो n2 अपॉन v। उम्मीद है क्लियर हो रही होगी बात। अब लास्ट का इस n2 अपॉन r, ये नेगेटिव है, इसको जब इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यह होगा n2 अपॉन r। n1 अपॉन r आप देख रहे हैं बेटा नेगेटिव है, इसलिए इसको पीछे लिख देंगे। बराबर में आप देखेंगे क्या है n2 अपॉन v, n2 अपॉन v। ये n1 अपॉन u पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, हमने यहाँ पे ये किया कि जो RR के टर्म्स थे उन्हें एक तरफ और जो UV के टर्म्स थे उन्हें एक तरफ। आप देख रहे हैं N2 अपॉन R जो था उस नेगेटिव था, इधर लाइन पॉजिटिव हो गया। N1 अपॉन R नेगेटिव था इसलिए यहाँ रखा, N2 अपॉन V पॉजिटिव था यहाँ गया, N1 अपॉन U उधर पहुंच गया नेगेटिव हो गया। आप एक लास्ट काम और कि बेटा इनका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ R आएगा और यह हो जाएगा N2 अपॉन V1 माइनस N1 अपॉन U। बॉक्सेस भर। इक्वेशन 7 ये सेम पिछले वाले डेरिवेशन की तरह आ गया जो लास्ट हमने कराया था। अब इसमें बेटा एक बात और समझिए, लास्ट बेटा एक बात और समझिए बेटा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। लास्ट एक बात ये है बेटा कि इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से जबरदस्ती बेटा ऊपर से n1 निकालेंगे कॉमन। कितना n1। तो जबरदस्ती की कहानी मैंने आप लोगों को बताई थी कि जहां पे से कॉमन है वहां पर, जहां नहीं है वहां डिवाइड लगा देंगे। जैसे यहां से मैंने n1 कॉमन निकालेंगे तो n2 के पास तो है नहीं, तो लिखेंगे n2 अपॉन n1 और जहां पर है वहां रह जाएगा 1 अपॉन में क्या आएगा r। सेम n1 यहां से भी कॉमन, तो यहां हो जाएगा n2 अपॉन n1 अपॉन v और यहां से तो कॉमन आ ही जाएगा n1, तो यहां रह जाएगा 1 अपॉन u। एनी डाउट। हमने जबरदस्ती n1 कॉमन निकाल लिया, n1 से n1 कैंसिल। अब एक लास्ट काम, जहां n2 अपॉन n1 क्या होता है बेटा 1 n2, जिसे हम n भी बोल सकते हैं और क्या बोला जाता है इसे बेटा अपवर्तनांक। क्या बोला जाता है अपवर्तनांक। तो यहाँ पे n2 अपॉन n1 को हम बोलते हैं 1 n2 जिसे n भी कहा जा सकता है। तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन r
बराबर n/v माइनस 1/u। बॉक्सेस बन, इक्वेशन 8। आप देख रहे हैं वही चीज गोलीय पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र मैंने कल भी कराया था बेटा, जिसमें हमने उत्तल लिया था, आज हमने अवतल लिया है। दोनों का आंसर जो है, डेरिवेशन जो प्रूफ हुआ है वो सेम होता है, दोनों में अलग अलग है। एग्जाम टाइम में वो ये नहीं कहेगा कि अवतल पृष्ठ है उत्तल है, वो केवल ये कहेगा गोलीय पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए। आप चाहे अवतल करिए उत्तल कीजिए, कोई सा भी आप कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, समीकरण 7 और समीकरण 8 दोनों ही गोलीय पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन है। तो बेटा उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको सभी समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में आप जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक बेटा, तो आज की सेवा यही समाप्त होती है, शेष कार्यवाही कल कराई जाएगी। धन्यवाद।